दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे हम सभी जानते हैं लोकसभा चुनाव के 6 चरण कंप्लीट हो चुके हैं और 7वां चरण और अंतिम चरण 1 तारीख में होने जा रहा है और उसमें भी 2-3 दिन रह गए हैं और इसके पश्चात 6 चरण के चुनाव के पश्चात क्या राजनीतिक तस्वीर निकल के सामने आ रही है, किस तरह से राजनीतिक जो विश्लेषण है, किस दिशा में जा रहा है और राजनीतिक जो पंडित हैं या राजनीतिक जानकार लोग हैं, किस तरह से वे अनुमान लगा रहे हैं कि भारतीय राजनीति की दिशा और दशा किस तरफ जाती हुई महसूस हो पा रही है। सवाल है एकदम यक्ष प्रश्न की भांति सभी के सामने है कि किसकी सरकार आने वाले समय में बनेगी। कल अपने-अपने दावे कर रहे हैं कि सरकार हमारी बनेगी, हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है? ज़मीनी की सच्चाई क्या है? आम आदमी ने किस तरफ जो वोटिंग की है उसका रुझान किस तरह से रहा है? किन मुद्दों पर वोटिंग की है? इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल है। उनसे हम जानेंगे कि देश की राजनीति में जो वोटर्स हैं, उन्होंने अपनी भूमिका किस तरह से निभाई है, किन मुद्दों को उन्होंने प्राथमिकता दी है। हमारे साथ इतना वरिष्ठ पैनल है कि उन्होंने अनेक राजनीतिक कालखंड देखे हैं। उनसे हम जानेंगे पूरी राजनीतिक परिदृश्य के वर्तमान का क्या है। मैं आपका परिचय उन सभी से करा देता हूँ। हमारे सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए इलाहाबाद से बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, अनेक वर्षों को उनका राजनीतिक पत्रकारिता का अनुभव है। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही राकेश अचल जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस समय मध्य प्रदेश से, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं भी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही धर्मपाल धनखड़ जी हमारे साथ इस समय हरियाणा से जुड़े हुए हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनेक वर्षों का पत्रकारिता का उनका भी अनुभव है। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ आप सभी वरिष्ठ जनों का। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं धर्मपाल जी से करता हूँ। धर्मपाल जी अभी हरियाणा में ही क्योंकि चुनाव अभी संपन्न हुआ है, तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें और पिछले लोकसभा चुनावों की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी ने एक तरफा जीत प्राप्त की थी और चाहे विधानसभा में या लोकसभा में दोनों में उनकी मतलब एक बहुत अच्छी उन्होंने सफलता 2 विधानसभा चुनाव, 2 लोकसभा चुनाव में प्राप्त की। लेकिन इस बार तमाम तरह की बातें जिस तरह से हरियाणा में निकल के सामने आई हैं और किसान आंदोलन की भूमिका बताई जा रही है, जो महिला पहलवान थी उनका जो आंदोलन रहा है उसने भी कहीं न कहीं भूमिका निभाई है, ऐसा हरियाणा के जानकार बताते हैं। क्योंकि आप तो हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा की राजनीति को आप बखूबी समझते हैं। तो हरियाणा के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य किस तरह से उभर के सामने आ रहा है और जो 10 लोकसभा सीटें हैं, वह क्या संदेश दे रही हैं? क्या लगता है आपको? धर्मपाल धनखड़ जी। प्रशांत जी, हरियाणा में इस बार जो है हवा कुछ बदली हुई लग रही है। हरियाणा के वोटर्स काफी वोकल रहे हैं और वो साफ तौर पे बता भी देते हैं कि हम किसको वोट देने जा रहे हैं। वो ज्यादा दुराव छुपाव नहीं करते। और इस बार जो चुनाव में मुद्दे थे, किसान आंदोलन अपने आप में बड़ा मुद्दा था, पहलवानों का आंदोलन अपने आप में बड़ा मुद्दा था। उसके अलावा राज्य सरकार से नाराजगी के अनेक कारण, इसके चलते जो एंटी इनकम्बेंसी है वो हरियाणा सरकार के प्रति भी और केंद्र सरकार के प्रति भी लगातार बनी हुई है। बेरोजगारी में हरियाणा जो है पिछले 10 साल में पूरे देश में जो है टॉप में पहुंचा और जिस हरियाणा को हर जगह अव्वल नंबर बताया जाता था, 1 नंबर बताया जाता था, वो हरियाणा अब निचले स्तर पे आ गया। जो इस बार चुनाव में दिखाई दिया, इन तमाम चीजों का असर जो है वो चुनाव में दिखाई दे रहा है। लोग बीजेपी के नेताओं को घेर घेर कर सवाल पूछ रहे हैं कि पिछले 10 साल में आपने क्या है, किसानों के आंदोलन में के दौरान आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किसानों पर गोलियां बरसवाने वाले कौन थे, महिला पहलवानों के आंदोलन में या महिला पहलवानों का विरोध करने वाले कौन लोग थे, या महिला पहलवान जिस ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही, तब आप चुप क्यों बैठे। बहुत सारे सवाल। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूरे 9.5 साल लोगों को लाइनों में लगा के रखा। कभी केंद्र सरकार लाइन में रखती थी तो कभी हरियाणा सरकार लाइन में रखती, हर चीज को उन्होंने पोर्टल से जोड़ दिया। माना बड़ी अच्छी चीज है, डिजिटलाइजेशन बहुत अच्छी चीज, टेक्निक से घबराना नहीं चाहिए। नई तकनीक का प्रयोग अगर सुविधा के लिए होता है, बहुत अच्छी बात। उन्होंने शहरों में प्रॉपर्टी आईडी शुरू, बड़ा अच्छा आइडिया था। इससे 2 फायदे, एक तो लोगों को प्रॉपर्टी का प्रॉपर
हालांकि पहले से रजिस्ट्री है, सारी चीज है, उसकी जरूरत जो है वो समझ नहीं आती, लेकिन वास्तव में उसकी जरूरत ये थी कि प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जा सके। इसलिए इसको हम सही मान सकते हैं कि सरकार ने एक ऐसा तरीका अपनाया जिसके जरिए प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जा सके। लेकिन वो प्रॉपर्टी आईडी इतनी गलत बना दी, खुद मंत्री जो है वो कहते हैं कि 99.99% आईडी गलत बनी और उस फर्म को पेमेंट कर दी, और पेमेंट करने के बाद फर्म को ब्लॉक कर दिया कि हमने इसका जो है ना बहिष्कार कर दिया है, इसको जो है हटा दिया है, हम इससे आगे कोई काम नहीं। भाई पेमेंट करने के बाद आप काम नहीं लेंगे, ये तो समझ आने वाली बात नहीं। और जो 99.99% प्रॉपर्टी आईडी गलत बनाई, जिनको ठीक करवाने के लिए पूरे प्रदेश के लोग लाइनों में लगे हुए हैं, और 4-4 महीने 5-5 महीने लगे रहने के बाद भी आईडी ठीक नहीं हुई। आज तक भी पिछले 2-2.5 साल में भी वो प्रॉपर्टी आईडी ठीक नहीं हो पाई। नगर निगमों और नगर परिषदों में लोग जो है लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी आईडी ठीक नहीं हो। इसी तरह के बहुत सारे काम। एक बनाया परिवार पहचान पत्र। भाई आपके पास आधार है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, लेकिन एक नई चीज लेकर के आए परिवार पहचान। उस परिवार पहचान पत्र से भी बहुत सारी दिक्कतें हुई। वो दिक्कतें ये हुई कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और हरियाणा में खास तौर पे ग्रामीण इलाकों में बच्चों की शादियां नहीं होती, बेरोजगारों, रिश्ते नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने क्या किया, प्रॉपर्टी आईडी में अपनी इनकम अच्छी दिखा दी, बता दी, और बच्चे को भी कहीं ना कहीं रोजगार शुदा दिखा दिया। तो हुआ ये कि परिवार की इनकम देखते हुए परिवार पहचान पत्र के तहत तो बुजुर्गों की पेंशन काटी, और लाखों बुजुर्ग जो है वो पेंशन के लिए भटकते हुए दिखाई दी। अब वो प्रॉपर्टी आईडी अलग करवा रहे हैं, या अपनी इनकम ठीक करवा रहे हैं, या बहुत सारी चीजें ठीक करवानी पड़ी। इस तरह के अनेक ऐसे काम किए जिससे राज्य के लोग बीजेपी की खट्टर सरकार से नाराज थे। इसीलिए खट्टर को बदला गया ठीक चुनाव से पहले। अब आते हैं चुनाव में क्या हुआ और क्या लगता है, जो आपका सवाल है कि 10 लोकसभा सीटों में जब जनता इतनी खिलाफ थी, मतदान काफी कम हुआ पहले की अपेक्षा, और मतदान भी जो कम हुआ वो शहरी सीटों पर ज्यादा कम। गांव में फिर भी मतदान काफी अच्छा प्रतिशत रहा, लेकिन शहरों में मतदान जो है वो 5 से 10% तक कम हुआ, जिसका परिणाम ये है कि शहरों में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है, जिसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ दिखा। ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि मतदान हो चुका है, लोग ये मान रहे हैं कि राज्य की 2 लोकसभा सीटें कांग्रेस की तरफ जाती हुई साफ दिख रही है, और 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत पक्की दिखाई दे। वो 1 लोकसभा सीट है गुड़गांव, जहां बीजेपी जीतती हुई नजर आती है। राव इंद्रजीत सिंह हम तीसरी बार बीजेपी के उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। उससे पहले वो कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ते थे। वो एक उस सीट को कह सकते हैं जहां से राज बब्बर कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उस सीट को कह सकते हैं कि बीजेपी की पक्की है। 2 सीटें रोहतक और सिरसा। रोहतक से दीपेंद्र सिंह का चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के, और सिरसा से कांग्रेस के टिकट पर हमारी शैलजा, और बीजेपी के टिकट पर कई पार्टियां बदलने के बाद बीजेपी में पहुंचे अशोक कंवर, जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, वो वहां पर जो है शैलजा के मुकाबले हारते हुए दिखे। यहाँ रोहतक में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, अरविंद शर्मा जो पार्टी के उम्मीदवार हैं और पिछली बार जिन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को हराया था, वो इस बार हारते हुए। बाकी बची 7 सीटों में हर जगह कांटे की टक्कर है, मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है। अभी उसके बारे में ये कहना कि ये फला पार्टी की तरफ जा सकती है तो ठीक नहीं।
कुरुक्षेत्र सीट जो है एकमात्र जो है वो आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई थी और वहां आम आदमी पार्टी ने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। तो हर सीट की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से वहां कांटे की टक्कर दिखाई देती है। खुद मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो करनाल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ा है और वहां पर भी उनकी स्थिति भी कोई बहुत बेहतर नहीं बताई जा रही है कि वो सीट निकाल। इसी तरह से अंबाला सीट की बात करें तो अंबाला से स्वर्गीय पूर्व सांसद जो है रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को टिकट दिया भाजपा ने और वहां से वरुण मुलाना को जो है, जो वर्तमान में मुलाना क्षेत्र से विधायक है और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के बेटे हैं, को टिकट दिया। मुकाबला दोनों के बीच कांटे का बना। सबसे बड़ी हैरत की स्थिति आपको ये जानकर होगी कि फरीदाबाद लोकसभा सीट जो 5 लाख से ज्यादा मतों से कृष्णपाल गुर्जर ने जीती थी, बीजेपी का उम्मीदवार थे कृष्णपाल गुर्जर और केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं, वो इस बार जो है बड़े कांटे के मुकाबले में फंस गए हैं। ऐसी स्थिति तमाम सीटों पर बनी हुई है। सोनीपत की चर्चा करें, वहां भी जो है कांग्रेस कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी को। सबसे इंटरेस्टिंग चुनाव जो है वो हिसार में हुआ। हिसार में चौधरी देवीलाल जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके बेटे रणजीत चौटाला को जो है वो टिकट दिया है बीजेपी की तरफ से। जो निर्दलीय विधायक थे हरियाणा में, वो टिकट दिया गया। और दूसरी तरफ जयप्रकाश जो देवीलाल के सिपाही होते थे किसी समय में और केंद्र में मंत्री भी रहे थे देवीलाल जब उप प्रधानमंत्री थे, जयप्रकाश को कांग्रेस ने टिकट दिया और दोनों के बीच बड़ा कड़ा मुकाबला। यहाँ जो है रणजीत चौटाला अपनी 2 पुत्र वधू यानी ओम प्रकाश चौटाला के बेटे की पत्नी नैना चौटाला और दूसरा भाई जो उनका जगदीश है उसकी पुत्र वधू सुनैना चौटाला, उनसे भी मुकाबला करना पड़ रहा है। यानी देवीलाल परिवार के 3 सदस्य एक ही सीट पर आमने सामने टक्कर में। वहां भी मुकाबला जो है कांग्रेस उम्मीदवार और बीजेपी उम्मीदवारों के बीच फंसा हुआ। कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि हरियाणा में जो 7 सीटें हैं बाकी बचती हैं उन पर कड़ा मुकाबला है। एक सीट जो है वो बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है और 2 कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। जी। तो जैसे आपने पूरे हरियाणा की एक तरह से पूरी राजनीति की जो दिशा है उसको कहीं न कहीं आपने बताया कि किस तरह से वहाँ पे राजनीति की दिशा आने वाले समय में सामने आ सकती है और किस तरह से लोकसभा चुनाव परिणाम आ सकते हैं। और मैं राकेश जी के पास तो राकेश जी क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति को बखूबी जानते हैं और साथ ही पूरे देश की राजनीति को भी बड़ा उनका गहरा ध्यान है। तो राकेश जी आपको क्या लगता है कि 6 चरण के चुनाव के पश्चात देश की राजनीति की दिशा किधर जा रही है और साथ ही ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसने बीजेपी की जो राजनीति को लगातार चुनौती दी हुई है? क्या जैसा कहा है कि ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो जनता से जुड़े सरोकार के मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, वह पूरी तरह से राजनीति में छा गए हैं और जनता चुनाव लड़ रही है। इसमें कितनी सच्चाई आप देख पा रहे हैं? धन्यवाद प्रशांत जी। देखिए, जैसा अभी धनखड़ जी ने बताया हरियाणा के मामले में, तो यही परिदृश्य लगभग पूरे देश में है। मध्य प्रदेश में तो चुनाव हो चुके पहले सभी सीटों के लिए, लेकिन जिस तरीके से चुनावों की संरचना मतदान के लिए तारीखों का निर्धारण किया गया, 1 से लेकर 7 चरण तक इसको फैलाया गया, तो ऐसे लगने लगा जैसे ये अग्निवरण के चरण हो, चुनाव के चरण नहीं है। इतनी भयंकर गर्मी में केवल राजनीतिक स्वार्थों की वजह से चुनाव को इतना लंबा खींचा गया, तो ये अब अंतिम चरण जो है ये बहुत ही घातक चरण है। ये लू लपट वाला चरण है और ये लू भारतीय जनता पार्टी के लिए भी लू लग सकती है। या वाटर लू तो नहीं है, कुछ ही सीटों पर चुनाव है, लेकिन सर्वाधिक सीटें 13 उत्तर प्रदेश की हैं, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की भी सीट है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अपना सीट का चुनाव सबसे आखिर में क्यों रखा, इसका विश्लेषण होना जरूरी है। सुनील जी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, वो इस पर अच्छा प्रकाश डाल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी रही
कि माननीय की सीट को चुनाव के सबसे अंतिम चरण में लाकर रखा गया, और न सिर्फ माननीय की सीट को रखा गया बल्कि उन 13-12 सीटों को भी शामिल किया गया जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण भी है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इनमें से तमाम सीटों पर काबिज रही है, और इस चुनाव के अंतिम चरण तक आपने देखा कि मंगलसूत्र से हम मुजरा तक आ गए, और अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि वहां पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन, पूरी सरकार और जो डबल इंजन की सरकारों के मुख्यमंत्री हैं वो सब बनारस में डले हैं। अलग अलग सारी सीटों को उन्होंने अपने प्रत्याशियों के भरोसे छोड़ दिया है, बनारस पे डले हुए हैं, क्योंकि उन्हें बनारस में भी रस नहीं आ रहा है चुनाव में। बड़ा मुश्किल लग रहा है, उनको जीतना है, ये तो तय है। प्रधानमंत्री हैं, प्रत्याशी हैं और विश्व गुरु हैं, तो उन्हें जीतना है। अविनाशी भी हैं, काशी के अविनाशी भी हैं वो, तो जीतना तो है, लेकिन वो जीतना चाहते हैं कम से कम 10 लाख मतों से, ताकि एक कीर्तिमान जो उन्हीं की पार्टी के लोग, एक पुराने सांसद है गुजरात के, वो बना चुके हैं, उससे भी आगे बच जाए। लेकिन अगर जो मौजूदा परिदृश्य है, जो हरियाणा में है, जो मध्य प्रदेश में रहा, जो महाराष्ट्र में है, जो इस चरण में अंतिम चरण में बिहार की भी सीटें हैं, उड़ीसा की भी सीटें हैं, इन सब राज्यों में जहां अग्निवरण के पैर पड़े, जहां जहां ऑपरेशन लोटस चला, बाद में केजरीवाल जी कहते हैं ऑपरेशन झाड़ू भी चला है, तो ये ऑपरेशन ही अब भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन करने के लिए पर्याप्त साबित हो रहे हैं। और इस अंतिम चरण में अगर भारतीय जनता पार्टी के खजाने से, जो 2019 के चुनाव में उनके खजाने में सीटें भरी पड़ी थी, उसमें से अगर 10 सीटें भी कम हो गई, इसमें हरियाणा से चली जाए, उत्तर प्रदेश से चली जाए, बिहार से चली जाए, तो ये जो रथ है, जो अश्वमेध चल रहा था भारतीय जनता पार्टी का, ये ठहर जाएगा। और जो 400 पार की बात तो दूर है, मुझे लगता है कि 200-300 पार भी नहीं कर पाएंगे। पहले 303 थी, तो ये भी मुश्किल हो जाएगा। इस लिहाज से, क्योंकि ये पूरा चुनाव मुद्दों से भटका हुआ चुनाव है, रोज नए मुद्दों की जगह हउए खड़े किए गए, कभी मुसलमानों का, कभी आरक्षण का, कभी विरासत कर का, कभी आपके किए भैंस का। तो इस तरह के गैर मुद्दाहीन चुनाव दुनिया में अगर कभी हुए होंगे, तो मुझे याद आता नहीं, 50 साल के चुनाव का तो मुझे याद है इस देश में जो हुए हैं, उसमें ऐसा घटिया गैर मुद्दाहीन चुनाव इतनी मजबूत सरकार के रहते हो रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि इस अंतिम चरण में मतदाता एक्सट्रैक्ट निकालेगा, पूरा पूरा सत्य देगा अपना, अपनी समझ का, जो उसने 6 चरण में देखा, देश में भोगा कि 2-2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया, अपने तमाम प्रतिद्वंदियों की ऐसी तैसी कर दी गई। ये शब्द बहुत संसदीय नहीं है, बहुत कॉमन शब्द है, मतलब मुजरा से तो अच्छा शब्द है। तो ऐसी तैसी कर दी गई हो उस अंतिम चरण में, और भारतीय जनता पार्टी के छक्के छूटे हुए हैं, ईश्वर करे कि वो उनकी मदद करे। मतदाता तो मुझे लगता है बिचक गया है, और वो उनकी पकड़ में आने वाला नहीं। जी जी, जी। जैसा आपने कहा कि जो मतदाता बिदक गया, पकड़ में आने वाला नहीं, इसी सवाल को लेकर मैं सुनील शुक्ला जी के पास आता हूँ, क्योंकि सुनील शुक्ला जी का बड़ा अनुभव है, बड़े राजनीतिक कालखंड उन्होंने देखे हैं और अनेक चुनाव भी उन्होंने देखे हैं, किस तरह से राजनीति का जो उतार-चढ़ाव है बखूबी जानते हैं। तो सुनील जी, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश खास तौर से अगर हम बात करें, 80 लोकसभा सीट है और अंतिम चरण में शायद 13 सीटों पर यहाँ वोटिंग होनी है। ऐसे में तमाम तरह के जो राजनीतिक अनुमान उत्तर प्रदेश को लेकर लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी को यहाँ पर एक नुकसान की संभावना सभी राजनीतिक विशेषज्ञ या जानकार लोग कहीं न कहीं व्यक्त कर रहे हैं। उसको आप किस तरह से देखते हैं? कितना बड़ा नुकसान हो सकता है या केवल एक अनुमान पे आधारित है? और साथ ही पूरे देश की राजनीति की जो तस्वीर है, क्योंकि लगभग एक तरह से कहीं न कहीं वह एक दिशा तय पकड़ चुकी है अपनी, एक तय दिशा कर चुकी है अपनी। ऐसे में आप क्या समझ पा रहे हैं पूरी देश की राजनीति को इस समय? धन्यवाद प्रशांत जी। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणामों के आधार पर। 2000 में 1.5 साल पहले चुनाव हुआ था, उसमें समाजवादी पार्टी ने 111 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी बढ़त बनाई हुई, जबकि जब 2019 का विधानसभा चुनाव हो रहा था तो केवल 41 सीटें उसके पास थी। एक बदला हुआ राजनीतिक माहौल है जो आपको एक यह परिणाम उसकी ओर संकेत करता है। आप इस राजनीतिक रुझान को जब स्थानीय निकायों के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उसके भी आधार पर आप देख सकते हैं कि राजनीति का रुख किधर की तरफ है।
समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी की तुलना में ज्यादा समर्थन मिला। ये अनायास नहीं है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी जिस आधार पर लोगों को आकर्षित करती है या लोगों को अपने पास समेटने का प्रयास करती है, वह कोई एजेंडा इस बार प्रभावी नहीं है। वह हिंदुत्व का एजेंडा है, वह ध्रुवीकरण की कोशिशें हैं, वह इस बार लोगों के मन में नहीं चल रही है। लोगों के जो जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, चाहे वो आरक्षण का सवाल हो, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे वो संविधान बचाओ का मुद्दा बना दिया हो विपक्ष ने, चाहे वो किसानों की बदहाली का सवाल हो, ये प्रमुख हो गए। इन मुद्दों के, इन जीवन के से जुड़े हुए सवालों के सामने आ जाने से जो हिंदुत्व के नाम पर पोलराइजेशन की राजनीति थी वो कमजोर हुई है। और यह केवल उत्तर प्रदेश में कमजोर नहीं हुई है, ये लगभग देश के हर राज्य में कमजोर हुई। उत्तर प्रदेश में इसका ज्यादा असर था। और आप जो 7वें चरण का मतदान का अंदाजा या राजनीतिक स्थिति का अंदाजा आप इससे भी लगाइए कि जब 2019 में एक तरह से राष्ट्रवाद की लहर थी, उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी दो संसदीय क्षेत्रों में चुनाव हार गई थी, गाजीपुर और घोसी, और दोनों बहुजन समाज पार्टी के और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने जीता था। इसके अलावा बलिया, चंदौली, इन सीटों पर हार जीत का जो स्थिति मैंने जो अंतर था वो बहुत ही कम था। तो ये तब है जब 2019 की एक लहर थी, तो कम से कम 4 सीट आपको ऐसी दिखाई पड़ती है जहां भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है। इसके अलावा आप जाइए देवरिया, संत कबीर नगर, ये बस्ती, महाराजगंज, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको लेकर के आप कह सकते हो कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी की वही स्थिति है जो 2019 में थी। मिर्जापुर, आप सोचिए कि मिर्जापुर की क्या स्थिति होगी, प्रतापगढ़ की क्या स्थिति है। ये ऐसे क्षेत्र थे जहां पे कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही अच्छा माहौल था। लेकिन अगर आप अपने अब 10 साल के बाद कोई नारा नहीं काम करता, 10 साल के बाद आपके कामकाज लोगों के सामने होते हैं, उनके आधार पर लोग आपका मूल्यांकन करते हैं। अगर आपका जो मुख्य आधार था, जिसके आधार पर लोगों को अपने साथ आप ले आ पाते थे, अगर वो एजेंडा नहीं चल रहा है, राम मंदिर का एजेंडा आपने चलाने की कोशिश की, उसका असर नहीं दिख रहा है, लोगों के जीवन से जो जुड़े हुए सवाल हैं वो प्रमुखता के साथ विमर्श में है, तो फिर कहां से आपको लोग आपके साथ मतदाता खड़ा हो जाएगा। हाँ, आपका प्रतिबद्ध मतदाता आपके साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। वह मतदाता जो बीजेपी को पसंद करता है वो कहीं नहीं गया है, वो उनके साथ है। उनको धारा 370 खत्म होने का, राम मंदिर के निर्माण का या काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का, ये तमाम मुद्दे उनको प्रभावित कर रहे हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। उनको लगता है कि बहुत अच्छा काम है, लेकिन इनकी संख्या इतनी नहीं है कि किसी पार्टी को जिता दे। जिताने वाली जो तादाद है वह भारतीय जनता पार्टी के गवर्नेंस के लिए बात कर रही है कि आप जो बातें कहते रहे हैं उनको आप कितना आप लागू किए। और हिंदुत्व के नारे से अलग जातियों में पूरा का पूरा मतदाता है जो बिखर गया, जो पिछड़ा मतदाता है, जो दलित मतदाता है, जो अल्पसंख्यक मतदाता है, उसको लगता है कि मेरा आरक्षण बचेगा कि नहीं बचेगा, उसको लगता है कि जो संवैधानिक संरक्षण उनको मिला हुआ है वो रहेगा कि नहीं रहेगा। ये सवाल ज्यादा प्रमुखता के साथ लोगों के बीच विमर्श में, और अगर ये विमर्श में है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट की स्थिति है। आप किसी चेहरे को क्यों पसंद करते हैं, राजनीतिक रूप से किसी व्यक्ति को क्यों पसंद करते हैं? आपको यह उम्मीद होती है कि आपके जीवन से जुड़े हुए जो सवाल हैं उनका समाधान होगा, एक गवर्नेंस आएगी, एक ऐसा शासन व्यवस्था आएगी जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो जिस चेहरे पर आप बहुत विश्वास करते रहते हैं उसके प्रति आपके मन में अविश्वास ही पैदा होता है, एक नाराजगी ही पैदा होती है, एक दुराव ही पैदा होता है, और ये हालात बने हैं। 10 साल का समय कम नहीं होता। 10 साल लोगों ने इसीलिए आपको दिया कि आप एक बेहतर गवर्नेंस देंगे, वो नहीं हुआ। और आज ये स्थिति हो गई कि कहीं भी, मैं नहीं कहता कि बनारस में कोई चुनौती है मोदी जी के लिए, कोई चुनौती मैं नहीं मानता, लेकिन उनके द्वारा जो रोड शो किया गया है एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह से, एक इवेंट की तरह से, वो मुझे आश्चर्य में डालता है। इसकी जरूरत क्या थी आपको?
आज भारतीय जनता पार्टी या एनडीए दल समूह के तमाम नेता बनारस से प्रचार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जरूरत क्या है? आपको तो एक तरफा चुनाव होना चाहिए था। लेकिन बनारस में, बनारस दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जो 2022 का चुनाव था, वह एक संकेत देता है कि माहौल किस तरह का, स्थितियां क्या हो सकती हैं। जो आप रिकॉर्ड बहुमत से जीतने की बात कर रहे हैं, वो उसमें जीत सुनिश्चित करने का सवाल पैदा हो गया। तो ये एक बदली हुई स्थिति है। आप बिहार में देख लीजिए, बिहार में बक्सर, सासाराम, जहानाबाद, काराकाट, पाटलिपुत्र, पटना साहिब, कोई भी ऐसा संसदीय क्षेत्र नहीं है जहां पे 2019 के तुलना में जनता दल यूनाइटेड ने, जनता दल आरजेडी ने अपनी मजबूत उपस्थिति न दर्ज की। चाहे बक्सर हो, चाहे सासाराम हो, चाहे काराकाट हो। पाटलिपुत्र की सीट आप कोई बड़े बहुमत से थोड़ी जीतती है बीजेपी, बहुत मामूली अंतर से जीतती रही है। लालू जी वहां रहे 2009 में, लगातार 14 भी चुनाव हारी आरजेडी, 2019 में चुनाव हारी, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। वह स्थितियां कहीं पलट सकती है। आप बक्सर में भारतीय जनता पार्टी क्या स्थिति? भारतीय जनता पार्टी को विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। आपने अपने उम्मीदवार को बदला, एक नया आप उम्मीदवार लेकर के आए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो गठबंधन है वो अपने विधायक को चुनाव में उतारा, चुनाव हुआ विधायक है। तो आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों का गठबंधन, कोई भी ऐसा संसदीय क्षेत्र नहीं है जहां पे मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा। एक तरफा चुनाव नहीं है जो पिछली बार था। पूरा का सभी सीटें, 8 सीटें संभवतः है बिहार में, सब के सब इंडिया ने जीता था, चाहे बिहार में, चाहे बीजेपी ने और चाहे जेडीयू ने। वो स्थिति नहीं है। 2019 में बक्सर की सभी सीटें बीजेपी के पास थी, आज नहीं है वो। आज आरजेडी मजबूती के साथ। सासाराम में वही है, काराकाट में वही है। काराकाट में भी विद्रोह की स्थिति हो गई। वहां जिस पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी असंतोष लाना चाहते थे, वो निर्दलीय उम्मीदवार होकर काराकाट में खड़े हो गए। क्या विकल्प है आपके पास? तो इस बने एक तरफा जो चुनाव आप कहते थे वो स्थिति नहीं है। आप बंगाल में देख लीजिए, बंगाल के जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है वो सभी सीटें पिछली बार टीएमसी ने जीता था, और अपने जनमत का, अपने जन समर्थन का प्रमाण उसने बाद के विधानसभा चुनाव में भी दिया। सभी सीट इन संसदीय क्षेत्रों के सभी विधानसभा सीटों पर टीएमसी का कब्जा, एक सीट को छोड़ के, चाहे वो कोलकाता उत्तर हो, चाहे कोलकाता दक्षिण हो, चाहे जादवपुर हो, चाहे हावड़ा हो, या डायमंड हार्बर हो, किसी क्षेत्र का आप नाम ले लीजिए, कोई ऐसा संसदीय क्षेत्र नहीं है जिसके सभी सीटें पर टीएमसी कब्जा नहीं है। सभी विधानसभा सीटों पर एक सीट ऐसी है जो आईएफसी या किसके पास, कोई वामपंथी दल उसके साथ, बाकी सब टीएमसी है वहां। तो न केवल उन्होंने 2019 का चुनाव जीता, बाद में विधानसभा चुनाव में भी अपनी मौजूदगी दर्ज की। ये 7वें चुनाव के क्षेत्र में जो मतदान होने जा रहा है, कहां से क्या कर लेंगे आप? कहां अपनी संख्या बढ़ा लेंगे आप? दिल्ली भी, धनखड़ साहब ने हरियाणा की पूरी बात आपको बता दी कि हरियाणा में क्या स्थिति है। जब आपके उम्मीदवारों को प्रचार करने लोग नहीं दे रहे हैं, ये चुनाव में नहीं होता था। और अगर मतदाता, अगर राजनीतिक कार्यकर्ता, अगर किसान सड़क पर उतर करके आमने सामने खड़े होकर विद्रोह कर रहा है, तो वोट गुप्त मतदान में बदल जाएगा। वो सामने खड़े होकर बता रहा है कि मैं आपका विरोध कर रहा हूं और आपकी उम्मीदवारी और आपकी पार्टी हमको पसंद नहीं है। आमतौर पे हम और आप सभी लोग किसी उम्मीदवार के सामने खड़े होकर बहुत विरोध नहीं करते जब तक बहुत मन में नाराजगी न बनी। वहां आप वोट नहीं मांग पा रहे हैं, पुलिस के संरक्षण में आप लोगों के बीच वोट मांगने जा रहे हैं। तो ये बताता कि हरियाणा में स्थिति क्या है। वह जो पिछली बार 10 के 10 सीटें आप जीत के ले गए थे, वह तो आप राजनीतिक पराजय तभी आपने स्वीकार कर लिया जब आधे से अधिक सीटों पर आपने दल बदलों को उम्मीदवार बना दिया। दिल्ली की स्थिति भी आप वही देख लीजिए, कोई नहीं कह रहा है कि 7 के 7 सीटें आप जीतेंगे। तो ये जो हरियाणा और दिल्ली की मिला के 17 सीटें हैं, उन्हीं के बारे में उनका जो नुकसान आपके पास होगा उसकी भरपाई कहां से कर लेंगे आप? कौन सा ऐसा इलाका आपने डेवलप किया जहां आपको जनसमर्थन मिलेगा? तो अगर आप मिलने वाले जन समर्थन के आधार में बिखराव आया है, अगर गवर्नेंस को लेकर के लोगों के मन में नाराजगी है, अगर लोगों के मन में लोकतंत्र, संविधान, आरक्षण को लेकर के उपजते हुए सवाल हैं, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा संकट है।
जी। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने पूरा विस्तार से पूरा विषय का विश्लेषण किया है कि किस तरह से बीजेपी सामने चुनौती सामने खड़ी हो गई है। और मैं धर्मपाल धनखड़ जी के पास आता हूँ। धर्मपाल धनखड़ जी हरियाणा की आपने बड़ा विस्तार से अपने पूर्व वक्तव्य में बताया था। लेकिन हरियाणा की जो राजनीति रही है लगातार अनेक वर्षों से बीजेपी वहाँ पे हावी रही है। लेकिन क्या बीजेपी का अति आत्मविश्वास जो उनका था कि इस बार उन चुनावों में उन्हें नुकसान देकर कि जिस तरह से किसान आंदोलन हरियाणा के अंदर हुआ और लगातार बड़ी भूमिका देश की किसान राजनीति में उन्होंने निभाई, साथ ही महिला पहलवानों का आंदोलन, जिस तरह की अनदेखी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा इन दोनों महत्वपूर्ण विषयों की गई, क्या उनका अति आत्मविश्वास है कि बीजेपी का कि हमें कुछ नुकसान नहीं होने का है और उसका खामियाजा उन्होंने इन चुनाव में उठाना पड़ रहा है? क्या लगता है आपको? देखिए, बीजेपी अति आत्मविश्वास तो दिखाई रही। दूसरी बात यह है कि उसको एक तरफ अति आत्मविश्वास दिखा रही है, दूसरी तरफ उसे अपने ही सांसदों पे विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने जो है ना 1/4 से ज्यादा सांसदों के टिकट काट बदल दिए। अब ये कहने को तो ये है कि हम नए लोगों को मौका दे रहे हैं, लेकिन जिन नयों को मौका दे रहे हैं आप, उन नयों में ज्यादातर दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग हैं। जो नए आप टिकट दे रहे हैं, नए लोगों को खड़ा करने की बात कह रहे हैं, ज्यादातर नए दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। अब बात करें कि दूसरी पार्टियों से कौन लोग आए जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप। खुद प्रधानमंत्री जो है वो आरोप लगाते हैं एक हफ्ता पहले जनसभा में, और अगले एक हफ्ते बाद उसी आदमी को जो है महाराष्ट्र में आपने जो है अजीत पवार को मुख्यमंत्री बना दिया, अपनी पार्टी अपने साथ गठबंधन में शामिल करके। इस तरह से अनेक नेता जो हैं, जो भ्रष्टाचार के जिन पर आप सरेआम आरोप लगा रहे थे, या तो वो आरोप गलत थे, या फिर आपकी जो वॉशिंग मशीन की बात विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है कि सबको धुल के बेदाग कर देती है। अब वो लोग आपकी ताकत बने, उनके ऊपर आप दाव खेल रहे हैं, और उनके दाव जो हैं, अब महाराष्ट्र को ही लीजिए। महाराष्ट्र में आपने शिवसेना को तोड़ा, आपने जो है एनसीपी को, अजीत पवार को तोड़ करके एक तरह से वहां जो है ना राजनीतिक वैक्यूम पैदा करने की कोशिश की। लेकिन उस सब के बावजूद स्थितियां नहीं बदली। बीजेपी या बीजेपी के साथ एक नाथ शिंदे जो कि शिवसेना से टूट के आए, एनसीपी से टूट के आए अजीत पवार, वो काम नहीं कर पाए। शिवसेना उद्धव ठाकरे अपनी जगह खड़े हुए हैं, एनसीपी के शरद पवार जो हैं वो अपनी जगह खड़े हुए हैं। हालात यह है कि आपको महाराष्ट्र में कोई फायदा होने नहीं जा रहा है, और खास तौर पर एनडीए को। तो ऐसी स्थिति में आपको जो सरकार भी बदली, सब कुछ किया, तमाम सारे काम किए, लेकिन आपको फायदा नहीं होने जा रहा, उसका नुकसान होने जा रहा है। इसी तरह से कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक में जो नुकसान आपको होगा, तो इतना बड़ा नुकसान होगा कि पूरे साउथ में जितना आपको फायदा मिलने वाला है वो सब कर्नाटक में बराबर हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट में भी जो आपको एक आध सीट बढ़नी है, बंगाल में भी आप उम्मीद करते हैं कि वहां भी सीट बढ़ेगी, तो वो सब जो है वो आपका केवल कर्नाटक में आकर के बराबर हो जाता है। चाहे तेलंगाना में बढ़ रही हो, चाहे आंध्र प्रदेश में बढ़ रही हो, चाहे उड़ीसा में आपकी कुछ सीटें बढ़ रही हो भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसी स्थिति में, और जो नॉर्थ में नुकसान आपको हो रहा है उसकी भरपाई कहीं होती हुई दिखाई नहीं दे रही। दिल्ली में भी आपको 2 सीटों पर जो है कम से कम नुकसान होने जा रहा है, जो आज की स्थिति में भी दिखाई दे रहा है। हरियाणा में जो है कम से कम 3 सीटों का नुकसान तो हो ही रहा है, 5 का भी हो सकता है और 7 का भी हो सकता है, कोई अंदाजा नहीं। उत्तराखंड में भी आपको 2 सीटों का नुकसान, आपकी 2 सीटें फंसी हुई। हिमाचल में भी आपकी 2 सीटें फंसी हुई है। जम्मू कश्मीर में भी आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति, पंजाब में आपको 2 सीटें थी, इस बार 1 की भी उम्मीद नहीं है। उत्तर प्रदेश का अभी पैनलिस्ट ने जो जिक्र किया उत्तर प्रदेश और बिहार का, तो उससे सहमत हूं। और बंगाल में आपकी कोई सीट नहीं बढ़ने जा रही, असम में 1 आध सीट बढ़ रही है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं मिल। तो
अब कहां से बढ़ रही है? आपकी सीटें तो 272 नहीं बन रही, 303 से घट के 272 का आंकड़ा भी पूरा नहीं कर पा रहे। मैं ये मानता हूं कि इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा घाटा होने जा रहा है और एनडीए भी जो है वो 272 का आंकड़ा पूरा कर पाएगी, ये मुझे लगता नहीं। जी जी। तो जैसा आपने कहा कि 272 का आंकड़ा भी पाना बड़ा मुश्किल बीजेपी के लिए, आपको लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल से 272 का आंकड़ा वो पा सकते हैं, नुकसान की बड़ी संभावना आपने बताई है। मैं राकेश जी को पूछता हूं, राकेश जी आपको क्या लगता है कि अगर बात करें भाजपा के नेताओं की जिस तरह से भाव भंगिमाएं हैं या उनके जिस तरह के भाषण है, जैसे आप सभी ने कहा कि कोई मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा नैरेटिव सेट नहीं हो पाया जिसने भाजपा के लिए कुछ अच्छी माहौल की मतलब अच्छा माहौल कोई राजनीतिक रूप से बनाया, और लगातार विपक्ष के नेता जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जो मुद्दे वे उठा रहे हैं, भाजपा के नेता उन्हीं बातों पर दोहरा रहे हैं अपने भाषण के अंदर। तो क्या विपक्ष की जो घेराबंदी है, विपक्ष का जो चक्रव्यूह रचा गया बीजेपी के लिए, क्या उसमें बीजेपी फंस गई है इस बार? देखिए प्रशांत जी, स्थिति यह है कि इस चुनाव को सत्तारूढ़ दल ने ऐसे लड़ने की कोशिश की थी जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अमेरिका में होता है। एक चेहरा सामने रख दिया, प्रत्याशी घोषित कर दिए, वोट उस चेहरे के नाम पर मांग रहे हैं, गारंटियां उस चेहरे के नाम की हैं, और उसमें सांसदों की कोई भूमिका नहीं। ABCD कोई भी आपका खड़ा कर दीजिए, वो मोदी है। तो उस तरह से चुनाव लड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई। विभिन्न राज्यों में जिस तरह से विपक्षी गठजोड़ जो है INDIA का, जिसने अपना आखिरी वक्त में रूप बदला। शुरू में लग रहा था बहुत कमजोर है, बिखरे हुए लोग हैं, इनके पास कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, इनके पास कोई नेता नहीं है। इसके बावजूद विपक्ष ने जिस ढंग से अपने अपने किलो अपने अपने बुर्जों को संभालने की कोशिश की, उससे भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश विफल होती दिखती है कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरह से इस लोकसभा का चुनाव कराए। नंबर एक। नंबर दो जो है, जैसा अभी धनखड़ जी ने संकेत दिया कि भारतीय जनता पार्टी देखिए 24 घंटे चुनाव लड़ती है, मतलब हर दिन हर पल चुनाव लड़ती है। और वो जिस ढंग से 2024 का चुनाव लड़ रही है, मुझे नहीं लगता है कि इतनी तैयारी, इतनी विवेचना, इतनी गवेषणा किसी दूसरे राजनीतिक दल ने करके अपने प्रत्याशी तय किए होंगे। अब जीते हुए प्रत्याशी जो निवर्तमान प्रत्याशी हैं उनको हटा दिया, उनकी जगह नए चेहरे ला दिए, उनकी जगह कई जगह हारे हुए विधायकों को खड़ा कर दिया, कई जगह दल बदल करके आए हुए लोगों को खड़ा किया है। ये सब उनके चुनावी गणित का हिस्सा है, और उन्होंने कोशिश ये की कि 2019 से अच्छे बेहतर परिणाम उन्हें हासिल हों। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो सौभाग्य है हर समय आपके साथ नहीं चलता, वही भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है। अब मुझे लगता है कि ये चुनाव या तो 1985 के चुनाव की तरह होंगे जिसमें बड़े बड़े दरख्त कांग्रेस के उखड़ के गिर गए थे, बीजेपी के भी उखड़े थे, और कांग्रेस के जीते थे। अमिताभ बच्चन जीत गए, उन्हें कभी चुनाव नहीं लड़ना था, अटल बिहारी वाजपेयी हार गए। ऐसे ही मोदी मंत्रिमंडल के बड़े बड़े दरख्त गिर जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। और ये भी हो सकता है, जैसे उनके संकेत मिल रहे हैं, कि विपक्ष 4 जून के बाद EVM को रोएगा। तो ये अंतिम अस्त्र उनके पास EVM है। EVM यानी मशीन। मशीन वो मशीन जो मनुष्य बनाता है, उससे झाड़ू पोछा करवाता है, उससे बर्तन धुलवाता है, उससे निगरानी करवाता है। बाहर आप लोग लगाते ना कैमरे, वो उसमें और इस मशीन में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सब मनुष्य निर्मित है, और इसको हैक किया जा सकता है। संदेह के घेरे में रही है, ये बात अलग है। माननीय उच्च न्यायालय तक मामला गया, केंद्रीय चुनाव आयोग तक गया, लेकिन सबने मिलकर इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन मैं इसी बात पर थोड़ा सा चिंतित हूँ कि आखिरी वक्त में कहीं ये मशीन भारतीय जनता पार्टी के लिए उपयोगी साबित न हो जाए। बाकी परिदृश्य आपने अभी सुनील जी से भी सुना, उत्तर प्रदेश में क्या है, महाराष्ट्र में क्या है, बिहार में विश्लेषण एक एक सीट का आपको करके दिया। तो अगर इस तरह से बात बनती है तो भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता के निकट नहीं पहुंचती है। और ये जो धनुष यज्ञ चल रहा है, सीता स्वयंवर सत्ता का चल रहा है, ये निश्चित तौर पर इसमें वरमाला इस बार मोदी जी के गले में पड़ते नहीं दिख रही है। लेकिन मशीनें हैं, मशीनों के ऊपर विपक्ष को उतना एतबार नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष को है। तो दाल में काला नजर आता है कि आखिरी वक्त में ये मशीनें जिस तरह से 2023 के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में नतीजों को
प्रभावित किया गया। हम सब लोग, सारे पैनलिस्ट, सारे बड़े विश्लेषक ये मान के चल रहे थे कि यहाँ तो सत्ता परिवर्तन होना है, लेकिन आखिरी वक्त में सत्ता परिवर्तन तो दूर की बात है, विपक्ष की हालत और ज्यादा पतली हो गई पिछले चुनाव के मुकाबले। तो ऐसा लोकसभा चुनाव में हो सकता है, लेकिन फिर भी उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र के और संविधान की रक्षा के मुद्दे पर लड़ा गया चुनाव है। तो हो सकता है कि मतदाता इस बार मशीनों पर भारी पड़े और परिदृश्य देश का बदल जाए। बदलना चाहिए, नहीं बदलता है तो फिर जो खतरे सामने आएंगे उसका मुकाबला किया जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि परिदृश्य बदल सकता है। जी जी, जैसा आपने कहा कि परिदृश्य बदलना चाहिए और जैसे कि स्थिति है वर्तमान की, और साथ ही आपने कहा कि वरमाला किसके गले में डलेगी सत्ता की, यह भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न इस समय तो है 4 तारीख तक तो। और मैं सुनील शुक्ला जी की बात करूँ, सुनील शुक्ला जी जिस तरह की राजनीति देश में वर्तमान में दिखाई देती है, क्या राजनीतिक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति, क्या वह इस चुनाव में हाशिए पे चली गई है? और जो जनता के सरोकार के मुद्दे हैं, क्या वो मुख्यधारा की राजनीति में आ गए हैं? क्या आपका पूरा आकलन है, किस तरह आप पूरे विषय को देख पाते हैं? ये ध्रुवीकरण की राजनीति तो पूरी तरह से हाशिए पे चली गई है। कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं है, और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण न होने का सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं कि लोगों के जो सवाल हैं वो अहम हो गए हैं, और उनको ये लगता है कि मेरे सवालों का जवाब मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो आश्वासन दिए थे वह उसको पूरा करते हुए नहीं दिखती। 2 बड़े सवाल थे कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। धनखड़ जी ने आपको अजीत दादा पवार का उदाहरण दे दिया, और कई और ऐसे उदाहरण कि आप जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, आप उनको अपने साथ बैठा करके सत्ता में साझेदार आपने बना दिया। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे की हवा निकल गई। आपने परिवारवाद खत्म करने की बात की, और आपने कहा था कि परिवारवाद से योग्यता के साथ समझौता होता है। बात तो आप परिवारवाद को खत्म करने की कर रहे थे, और लगभग जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं उनके साथ आपने समझौता कर लिया। कोई ऐसी परिवारवादी पार्टी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में न हो या उनके साथ कोई ना कोई गठबंधन न हो। तो आपका वही मुद्दा खत्म हो गया। आप किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, तो भी आप उस विषय पे आप बात ही नहीं करना चाहते। बड़े ढोल ताशे के साथ आप अग्निवीर योजना ले आए थे कि साहब देश हित में बहुत है। आज पूरे चुनाव के दौरान आप इसकी बात ही नहीं करते। आप उन इलाकों की बात नहीं करते जिन इलाकों से बड़ी संख्या में युवा तैयारी करके सेना में जाते हैं या सेना में भर्ती होने की तैयारी भी करते हैं, आप उसकी बात नहीं करते। आप एक देश एक टैक्स का नारा आपने दिया था, जीएसटी लागू किया। आज जीएसटी की उपलब्धियों की बात करने के लिए तैयार आप नहीं है, जबकि व्यापारी आरोप लगा रहा है कि जीएसटी के कारण से कितनी महंगाई बढ़ी और कितना व्यापार कठिन हो गया, किस तरह से छोटे व्यापारी व्यापार छोड़ के चले गए, अपने अपने धंधे और रोजगार से अलग हो गए। तो जो सवाल, जो गवर्नेंस के सवाल हैं वो अहम इस बात, और लोगों के जो बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का मुद्दा है, ये प्रमुखता के साथ सामने है। अगर आज भी इस चुनाव के दौरान शंभू बॉर्डर पर किसान बैठा हुआ है अपने हड़ताल के लिए, तो क्या इसका असर नहीं होगा? क्या कोई भी प्रायोजित कार्यक्रम अब इतने लंबे समय तक चला सकते हैं? संभव है ये? मुझे तो नहीं लगता। मैंने कभी इस तरह का कोई प्रायोजित कार्यक्रम लंबे समय तक चलते हुए नहीं देखा। अगर आप में खुद लड़ने की क्षमता नहीं है, या लड़ने का साहस नहीं है, या लड़ने का जद्दोजहद करने की का संकल्प नहीं है, तो इसके बिना नहीं संभव। लेकिन किसान वहां बैठा हुआ है, तो उसका असर क्यों नहीं पड़ेगा आपके ऊपर? तो ये जो लोगों के जीवन के सवाल थे, राजनीतिक सुचिता का सवाल था, वो सभी सवाल इस मुखरता के साथ सामने है। और इन स्थितियों में फिर सरकार के सामने ध्रुवीकरण की जो कोशिश थी वो खत्म हो गई। किस बात के लिए ध्रुवीकरण होगा? सवाल है कि अगर आपके शासन सत्ता से उस संप्रदाय विशेष का या धार्मिक आस्था रखने वाले रहने वाले लोगों के सामाजिक, पारिवारिक, निजी, व्यक्तिगत कोई लाभ हुए हो या उन्हें सुधार हुआ, लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन हिंदुत्व के नाम पर अगर पिछड़ा पिछड़ा ही रह जाएगा, उसके हितों के साथ समझौते किए जाएंगे, उसको रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे, तो आपके साथ क्यों आ जाएगा? किस बिना पे आएगा? वो इस बिना पे आपके साथ नहीं आने के लिए तैयार है कि दूसरे संप्रदाय के प्रति आपका रवैया क्या है, उससे उसको क्या हासिल होना है। उसको तो इससे मिलना है कि हम अगर आपके साथ खड़े हैं तो उस संप्रदाय विशेष को ही सही क्या दे रहे हैं। केवल माहौल बनाने से तो बात नहीं बनती। क्या अगर आप केवल ये राम मंदिर बन गया, बिल्कुल बन गया, हमारे आप जैसे सबकी आस्था उसके साथ है, लेकिन उसके आधार पर वोट थोड़े मिलेगा।
क्योंकि मंदिर बनाने के लिए सरकारों का काम मंदिर बनाना नहीं होता। सरकारों का काम मंदिरों का रख रखाव है, मंदिर में आस्था रखने वालों के जीवन में सुधार करना है, मंदिर की व्यवस्था ठीक रखनी है, उसमें उस व्यवस्था में लगे हुए लोगों को मदद करने की जिम्मेदारी सब कुछ है। लेकिन मंदिर के नाम पर आप सत्ता आपको दे दी जाए, ये तो मैं लोगों के बीच में मैं इसका यह विमर्श तो नहीं पाता हूँ। तो लगता है लोगों को कि नहीं, हाँ, ये जो जीवन के सवाल है, रोजी रोजगार के जो सवाल हैं, उन सवालों को हल करने की जिम्मेदारी सरकार की है। और अगर सरकार उस जिम्मेदारी से बचती हुई नजर आएगी तो लोग ऐसे दल से भी बच के निकल जाएंगे जो इस तरह का आश्वासन देते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। तो ध्रुवीकरण तो मुझे कहीं नजर नहीं आता, कोई ध्रुवीकरण नहीं दिखाई पड़ता है। लोगों के सवाल अहम, और उन सवालों को सबसे बड़ा मैं इस चुनाव की उपलब्धि मानता हूं कि विपक्ष ने लोगों के सवालों को ही आगे रखा, और सरकारों के खिलाफ आप सवालों को ही आगे कर सकते हैं, व्यक्ति को आगे नहीं कर सकते। जो सवाल सामने होते हैं उन्हीं का समाधान या जवाब सरकारों को देना होता है कि हमने इनके समाधान करने की कितनी कोशिशें की, जो सरकार के पास उसका जवाब नहीं है। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि ध्रुवीकरण, कहीं ध्रुवीकरण दिखाई भी नहीं पड़ा। अगर ध्रुवीकरण दिखाई पड़ता तो ये विपक्ष तो कहीं उसकी हवा नहीं लगती, कहाँ गया हो, कोई उनकी सभाओं में जाता नहीं। अगर लाभार्थी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा है तो 80 करोड़ लोग हैं भाई, 80 करोड़ संख्या, अगर 140 करोड़ में 80 करोड़ लाभार्थी हैं और शासन सत्ता के साथ हैं तो विपक्ष कौन पूछेगा? कौन पूछ रहा है आपको कि आप कौन है, कौन आपको वोट देने आ रहा है? आपकी सभाओं में कोई आदमी नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसी तो ऐसी नहीं है, क्योंकि लाभार्थियों में आप अनाज दे देने से क्या उनके जीवन के अन्य सवाल खत्म हो गए? उनको बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं चाहिए, उनको सामाजिक सुरक्षा नहीं चाहिए, उनके अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना नहीं है, उनका जो कृषि की उपज है उसको बेहतर कीमत नहीं चाहिए? कौन सा ऐसा समाज है? मेरा अपना मानना यह है कि जो कि लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवालों का समाधान सरकार दे नहीं पा रही है या उन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रही है, इसलिए ध्रुवीकरण का जो मुद्दा है वो विफल है। मुद्दों के आधार पर चुनाव हो रहा है और मुद्दों के ही आधार पर लोग अपने राजनीतिक निर्णय ले रहे हैं। जी जी, जैसा आपने कहा कि मुद्दे आधारित चुनाव ये हो रहा है और उसी तरह से जनता अपने मुद्दों भी तय कर रही है और उसी हिसाब से वह वोटिंग भी कर रही है, जो सामने वोटिंग पैटर्न आ रहा है। और इन शब्दों के साथ चर्चा विराम भी देते हैं और आप सभी ने जिस तरह से वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की व्याख्या की है, पूरा विश्लेषण क्या है कि भारतीय राजनीति की दिशा क्या हो सकती है, क्या संभावनाएं उसमें हैं, और मुझे विश्वास है ये पूरी चर्चा हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। और मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों में समय निकाला। सुनील शुक्ला जी का, राकेश जी का और धर्मपाल जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब साथ बेल आइकन जोड़ दबाएं, जिससे संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।